सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग किसी भी पाठ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर का हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट देखने के बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डील करते हैं और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव डील करते हैं। अगर आप लोग लेक्चर सीरीज को फॉलो करते आ रहे होंगे तो सबसे पहले हम लोग बहुपद पाठ का कंसेप्ट देखे, बहुपद का ऑब्जेक्टिव डील किए और बहुपद का सब्जेक्टिव डील करके उस चैप्टर को समाप्त किए। आइए आज से हम लोग द्विघात समीकरण पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के पाठ में कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और फिर इसका सब्जेक्टिव डिस्कस करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आइए देखिए, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, फोकस करिएगा सारे विद्यार्थी लोग यहाँ पर, अब लिखेंगे नहीं, पहले ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, हम लोग देख रहे हैं कौन से समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण। इसके समझेंगे, इसके पहले हम लोग बहुपद पढ़े थे। तो बताइए बहुपद का मूल रूप हम लोग क्या पढ़े थे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद का मूल रूप था। अगर इसमें हम लोग इज इक्वल्स टू अगर जीरो ऐड कर देते हैं तो ये जो आपका डिनोट करता है वो द्विघात बहुपद को नहीं बल्कि द्विघात क्या चीज को, समीकरण को। समीकरण हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें एलएचएस का भी पार्ट हो और आरएचएस का भी पार्ट हो, और वैल्यू पुट करने के बाद एलएचएस और आरएचएस का पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए हम लोग यही देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है कौन समीकरण, बोलिए, द्विघात समीकरण। बताइएगा द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसमें एक कंडीशन है सर, ए बताइए ए जो है वो किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का। ए जो आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी किसका गुणांक है, बी होता है एक्स का गुणांक, और सी कौन पद, अचर पद। इसमें शर्त होता है कि जब भी हम लोग लेते हैं तो चिन्ह सहित लेते हैं, चिन्ह सहित। अगर ए के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस, बी के आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और सी के आगे भी प्लस है तो प्लस और नहीं तो माइनस है तो माइनस। तो आज के बाद याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द्विघात समीकरण का मूल रूप आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। किसका मूल रूप होता है, द्विघात। इसमें एक कंडीशन और है कि ए का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर होना नहीं चाहिए। सर अगर ए का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चे लोग पहले समझिए, अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोचिए बाबू यहां देखना, अगर ए का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए इट मीन्स ए का वैल्यू कितना, जीरो, तो कितना हो जाएगा ये, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये तो वैल्यू टोटल जीरो, सिर्फ बच गया क्या, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। क्या यदि x का वैल्यू जीरो के बराबर हो गया तो क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में बचता है, यह आपका कौन समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण। कौन समीकरण, रैखिक। इसलिए ऑलवेज याद रखिएगा इस कंडीशन को, यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण का मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी बराबर जीरो होता है तो वहां पर ए का वैल्यू ऑलवेज और ऑलवेज जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण न रह करके वो कौन समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण। आइए सर आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखवाए, किसी द्विघात समीकरण को किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने शून्यक, दो शून्यक। हम लोग बहुपद में भी पढ़े हैं, दो शून्यक कौन कौन होगा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। आइए सर, अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है तो उसको हल करने की कितनी विधि, कितनी विधि, कितनी विधि, नंबर पहला गुणनखंड विधि। कैसे हल करते हैं समझ में आता है ना। सबसे पहले अगर कोई देखिएगा, सबसे पहले अगर द्विघात समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, अगर ये द्विघात समीकरण दे रखा है तो इसको हल करने की सबसे पहले विधि है अचर पद से एक्स स्क्वायर के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सबसे पहले घात के कौन क्रम में, घटते क्रम में। यहाँ घात कितना, दो, यहाँ कितना, एक, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो। घात के कौन क्रम में है, तो सबसे पहले घात के घटते क्रम में से आते हैं
और फिर इस समीकरण के अंतिम पद से कौन पद, प्रथम पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला टर्म आ जाए। हाँ या ना? ये कौन विधि होता है बोलिए? हम लोग गुणनखंड विधि क्लास 10th में भी पढ़े हैं और क्लास 9 में भी पढ़े हैं। नंबर सेकंड कौन विधि बोलिए? पूर्ण वर्ग विधि। इसमें हम लोग वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं और वर्ग बना करके लाते हैं, या तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो इसको ब्रेक करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और ये आपका कहता है कौन वर्ग विधि? पूर्ण। इसके नाम से ही पकड़िए, पूर्ण वर्ग। पूर्ण मतलब पूरा पूरी और वर्ग मतलब स्क्वायर, जिसका पूरा पूरी किस रूप में? स्क्वायर के रूप में। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? 3। पहला कौन विधि? दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा कौन सा? द्विघाती सूत्र। कौन सा? द्विघाती सूत्र। आप लोग को मालूम होगा द्विघाती सूत्र में x बराबर रिजल्ट होता है क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अरे होता है क्या? कौन सूत्र का? द्विघाती सूत्र। कभी कभी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए? कभी कभी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या? विवेचक या उसी को विविक्तर। विवेचक या विविक्तर। और विवेचक या विविक्तर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं बोलिए? डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट का फर्स्ट लेटर क्या? डी। इसलिए हम लोग विवेचक को सूचित करते हैं क्या चीज से? विवेचक को क्या चीज से? विवेचक को क्या चीज से? डी से। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हम इसके जगह पर क्या रख दे? डी, तो आपका ये द्विघात समीकरण में अगर द्विघाती सूत्र की बात करें तो उसका रिजल्ट होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विवेचक या विविक्तर भी कहते हैं, इसलिए इसके जगह पर डी रख दिए। तो इसका एक रिजल्ट और निकल करके आ गया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई कितना? 2a। अब एक बात समझिएगा, इसके जो शून्यक होंगे वो किस पे निर्भर करेंगे? देखिए ये आपका माइनस बी है, फ्री फ्रॉम रूट है, रूट से स्वतंत्र है, इस पे निर्भर नहीं करेगा। जब भी निर्भर करेगा तो किसके ऊपर बोलिए? डी के ऊपर, क्योंकि डी आपका क्या में है बोलिए? अंडर रूट में है। तो अगर डी आपका अंडर रूट में है तो इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो विवेचक का भी 3 कंडीशन, या तो विवेचक का मान 0 से बड़ा आए, या तो विवेचक का मान 0 के बराबर आए, या विवेचक का मान 0 से छोटा आए। तो एक बात समझिएगा, यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति कहने का मतलब द्विघात समीकरण में 2 शून्यक और दोनों का नेचर जानना है कि दोनों का नेचर कैसा आएगा। दोनों धनात्मक आएगा, दोनों बराबर आएगा, दो ऋणात्मक आएगा। तो सबसे पहले किसका मान निकालना होगा? विवेचक। यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा आ जाए, विवेचक का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा आएगा तो उसका मूल क्या होगा? असमान। मूल क्या होगा? असमान। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसके मूल क्या होंगे? असमान। असमान कहने का मतलब अलग अलग। अगर एक वैल्यू आएगा 5 तो दूसरा वैल्यू आएगा 7, अगर एक वैल्यू 9 तो दूसरा वैल्यू 10। मतलब इसके मूल आएंगे असमान, मतलब अलग अलग। और कैसे होंगे? मूलों की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान कहने का मतलब वो आपका धनात्मक तो होगा, लेकिन वो धनात्मक के साथ साथ क्या होगा? अलग अलग होगा। यदि विवेचक का मान किसके बराबर? अरे बोलो किसके बराबर? यदि विवेचक का मान 0 के बराबर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो इसके मूल क्या आएंगे? समान। मतलब अगर पहला वैल्यू 5 तो दूसरा भी 5, पहला 3 तो दूसरा भी 3, पहला 2 तो दूसरा वैल्यू भी 2। मूल समान आएगा। और जानते हैं सर इसके मूलों की प्रकृति को क्या बोलते हैं? वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस वर्ड का वो यूज करता है, क्या? संपाती। कहेगा कि मूलों की प्रकृति संपाती है, तो आपको आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करना चाहिए, संपाती मतलब विवेचक का मान 0 के बराबर। ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, विवेचक का मान 0 के बराबर, ये आपका वर्क करेगा। तो बोलिए अगर विवेचक का मान 0 के बराबर है तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? 0। तो बताइए इसके मूल कैसे होंगे? मूल कैसे? और इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और, मतलब दोनों धनात्मक होगा और दोनों बराबर होगा, वास्तविक और समान। और साथ ही साथ इसको और क्या बोलेंगे? संपाती वास्तविक मूल। अगर कहा दे कि द्विघात समीकरण के मूल संपाती हैं
तो दिमाग में आपका जांच है संपाती मूल मतलब विवेचक का मान 0 के बराबर। नेक्स्ट, अगर d इज लेस देन मतलब विवेचक का मान 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक में रहेगा, तो इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, मतलब माइनस में होगा, और इसके आपके जो मूलों की प्रकृति भी होगी वो क्या होगी? काल्पनिक होगी। अगर आप लोग द्विघात समीकरण पाठ में अगर ये जो कंसेप्ट बताया गया है, अगर इतना कंसेप्ट आप लोग याद रखते हैं अच्छे से, पूरा बढ़िया से, और ये देखिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार यहां से एकदम श्योर प्रत्येक वर्ष 1 या 2 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से बनता है, एकदम श्योर। अगर इतना याद रखते हैं तो द्विघात समीकरण का पूरा कंसेप्ट इसी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम करेंगे, इसको आप लोग घर जाकर के खूब अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो जो कंसेप्ट नहीं याद है उसको याद करेंगे, और बाकी हम लोग होमवर्क के रूप में आप लोग सीट लाइएगा। जरा द्विघात समीकरण का सीट मिला हुआ है ना क्लास में, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, तो द्विघात समीकरण का सीट अगर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो आप लोग देखेंगे, बच्चे लोग सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 28। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? तो आप लोग आज घर जाकर के, इधर ध्यान देंगे, आज आप लोग घर जाकर के ये 28 प्रश्न आप लोग बनाएंगे। ये 28 प्रश्न आप लोग बनाएंगे, और बनाने के बाद क्या काम करेंगे, हम लोग अगले क्लास में आकर के इस क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो कल डिस्कशन आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा, राइट। चलिए, वीडियो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहे। मिलते हैं द्विघात समीकरण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।